आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टू बी कंटिन्यूस। चलिए जी, अब हमारा जो है इसके पहले आपने ये तो वीडियोस देख लिया होगा ना, चार्जेस बाय इंडक्शन तक मैंने समझा दिया था आपको। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर का है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग को बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहला तो एक होता है एडिटिव, जिसमें कि चार्ज को हम लोग को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सम करना होता है। ठीक है ना दोस्तों, आप ऐड भी करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और दूसरा जो है वो क्या है जी, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर ट्रांसफर होता है, या हम क्या करते हैं कि चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको हम लोग चार्ज इज कंजर्व्ड कहते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है। चलिए जी, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम हिंदी में समझा देते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए पहले क्या करते हैं ना, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से लिख लेते हैं ना, कि एक ड्राइंग बनाते हैं। मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और ये है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये दोनों को अगर हम एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं, यानी कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग इसको पास लेकर के आएंगे तो आप लोग जानते हैं ना क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये दोनों को जैसे ही अगर पास लेकर के आएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, पता है ना, क्योंकि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनलाइक चार्ज है जी। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि ये दोनों को हम जैसे ही पास लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि दो चार्ज पहले से हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों जब पास आता है तो इसके बीच का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो प्रभाव है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग को प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना, तो चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना जी, डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, एक और बात है कि अगर कोई भी बॉडीज है, ठीक है, कोई भी बॉडी है वो क्या है, चार्ज है। मान लीजिए अगर ये बॉडी है, इसमें चार्ज कर दिया गया, इधर निगेटिव कर दिया गया और ऊपर जो है वो पॉजिटिव कर दिया गया, तो चार्ज हो गया ना एक तरह से। जितना इधर निगेटिव रहेगा उसके बाहर भी उतना ही पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। अगर इसमें 5 निगेटिव इसकी अंदर आता है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन अंदर है, तो 5 प्रोटॉन बाहर भी होगा, जो कि आप लोगों को पहले बता भी चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या होगा जी, तो अब ये देखना है कि कोई भी अगर चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, तो बॉडी के साइज के उनके बीच के दूरी, जो हमारा इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, जैसे आप समझ रहे बात को हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक हमारा ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, इसको हम क्यों बनाए हैं, ये एक तरह का हमको एग्जाम्पल देगा। ठीक है, अगर कोई भी जैसे चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई भी चार्ज बॉडी जो है उसके सामने एक और चार्ज बॉडी रखते हैं और उसके बीच में जो है बहुत ही कम दूरी है। ठीक है, उसके बीच में क्या है दोस्तों, बहुत ही कम दूरी। जैसे कि मान लीजिए ये एक तरह का पेन है, ये भी मान लीजिए चार्ज बॉडी है, अगर इसके बीच का बहुत ही कम दूरी है, बहुत ही कम दूरी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो पॉइंट बनेगा एक तरह से एकदम यहाँ पर, इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। कहने का मतलब क्या था कि कोई भी बॉडी अगर वो चार्ज्ड है तो हम उसे एक पॉइंट पर क्या मानेंगे, कॉन्सेंट्रेट मानेंगे। ठीक है, कहां पर, स्पेस में, यानी कि इसके बीच में क्या है, एक तरह का स्पेस है ना,
इसके बीच में जो हम अभी बनाए थे यहाँ पर लाइन दे दी तब ना भर गया, लेकिन इसके बीच में क्या है, स्पेस है ना दोस्तों। आ रहा है समझ में, आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज इसका था, यहां से लेकर के ये एक तरह का बेसिक था। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं इसको भी। देखिए ये हमारा अब आता है तो इसका मतलब होता है क्या कि चार्ज को ऐड करना है जी हमको, ठीक है। चार्ज को हमको ऐड करना है। तो मान लीजिए जैसे कि एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, इसमें पहले से चार्ज नहीं है, क्या चार्ज नहीं है। तो हम क्या किए कि हम किसी ऑब्जेक्ट के चलते इसमें चार्ज दिए, ठीक है। इसमें क्या किए दोस्तों, चार्ज दिए। मान लीजिए इसमें चार्ज हम लोग दिए Q1, ठीक है। तो Q1 का कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर होगा ना दोस्तों, आ रहा है समझ में। Q1 का वैल्यू जो है कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो वैसे ही एक और चार्ज यहाँ पर Q2 दिए, ठीक है। मान लीजिए इसका जो है वैल्यू 2 म्यू कूलम था, ठीक है, और इसका वैल्यू जो है वो 3 म्यू कूलम था। तो ये जब इसमें और इसमें जाएगा तो आप ही सोचिए कि अगर दो ठो मान लीजिए कोई भी चीज जाता है, 2 ठो बॉल इसके अंदर गया, ठीक है, और 3 ठो बॉल इसके अंदर गया, तो दोनों को ऐड करिएगा सिंपली वे में तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में। तो ये तो था भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव का, था ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव का। वैसे ही अगर हम लोग इसमें ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, तो अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज 2 दे दिए, -2 म्यू कूलम दे दिए, ठीक है, तो ये जो +2 म्यू कूलम था ये क्या हो जाएगा, एक तरह से कैंसिल हो जाएगा ना, कट न जाएगा। आ रहा समझ में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, +3 म्यू कूलम, ठीक है। हम लोग अब इसको बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। आ रहा ना समझ में दोस्तों। तो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से जी, Q से, ठीक है। Q से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं। तो टोटल चार्ज अगर हम लोग को निकालना होगा तो इसका हम लोग टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इसी का बात कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से भी पढ़ेंगे, घबराई मत। टोटल चार्ज इसका हम लोग Q1 प्लस Q2, ठीक है, और यहां पर एक माइनस था ना, इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे Q3, ओके। इस टाइप से इसका आराम से क्या निकल जाएगा जी, क्या निकलेगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। एक और बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोग 3 तरह से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, 3 तरह से। एक तो हमारा अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक एडिशन में, ठीक है, और दूसरा जो है वेक्टर एडिशन, जो कि आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं दोनों का अंडर रूट करके निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं ना, a² + b², इस टाइप से निकालते हैं कि नहीं। तो और तीसरा जो है न्यूमेरिकल, ओके, न्यूमेरिकल एडिशन। तो हम लोग को जो है तीनों में से किस टाइप से इसको ऐड करना है, ध्यान से सुनिएगा बात को। हम लोग चार्ज को किस टाइप से ऐड करेंगे, तीनों में से हम लोग सिर्फ इसको इस तरह से, यानी कि अलजेब्रिक वे में हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक वे में चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे, ना कि वेक्टर में, ना कि न्यूमेरिकल में। आगे समझ में दोस्तों, इस टाइप से हम लोग को चार्ज करना है। और चार्ज जो है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इजी है इस चीज। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गया ना समझ में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये न्यूट्रल बॉडी था ना, तो अब क्या करते हैं ना कि एक और बॉडी ले लेते हैं न्यूट्रल। अब थोड़ा सा हम लोग वैल्यू को लिखते हैं और जैसे बनाना है वैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है। हम लोग क्या किया ना कि इधर से कोई भी चीज से, ठीक है, कोई भी चीज से हम लोग चार्ज को डिनोट किए इसमें, ठीक है ना, भेजे इधर। तो चार्ज हम लोग यहां से भेज रहे हैं कितना, मान लीजिए 5 म्यू कूलम भेज दिए,
तो इसमें अगर जाएगा तो ये तो ऐड हो गया ना 5 म्यू कूलम। आगे समझ में। अब क्या करते हैं कि एक और इधर से चार्ज को भेज दिए, ये हमारा 3 म्यू कूलम है। ओके, तो और क्या किए कि एक और चार्ज भेज दिए। अब यहां पर हम लोग भेज देते हैं इसमें, चलिए 2 म्यू कूलम भेज दिया। ओके, तो ये तो अगर जितना भी जाएगा ये सब क्या है, प्लस में है, ठीक है। जितना भी इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं कि एक और हम लोग चार्ज भेज दिए, लेकिन वो क्या है जी, वो निगेटिव में है, ठीक है। वो जो है वो निगेटिव है, मान लीजिए निगेटिव 5 म्यू कूलम है दोस्तों, आ रहा है समझ में। और एक और निगेटिव भेज दीजिए, एक और निगेटिव मान लीजिए भेज देते हैं 2 म्यू कूलम। तो इसका टोटल जो चार्ज है यानी कि नेट चार्ज जिसको कहते हैं, वो आप कैसे निकालिएगा, टोटल चार्ज क्या करेंगे ना कि जो जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही एकदम आराम से सिंपली वे में लिख देना है, कोई भी टेंशन लेना नहीं है, एकदम इजी वे में लिख देना है। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं, आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बस जो जो साइन है वैसे ही आप लिखिएगा, ठीक है। प्लस 3 म्यू कूलम प्लस 2 म्यू कूलम, और यहाँ पर -2 म्यू कूलम, और यहाँ पर -5 म्यू कूलम, ठीक है। तो आप तो इतना ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए इसको टीसी मान लेते हैं, ठीक है, टोटल चार्ज को टीसी मान लेते हैं। तो इसको जब ऐड करिएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया म्यू कूलम। और यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, तो इसको भी हम लोग ऐड किए तो 7 म्यू कूलम आया जी। और जब इसको घटाइएगा तो 3 म्यू कूलम आ जाएगा ना। तो हमारा जो नेट चार्ज है, इसको टोटल चार्ज को हम लोग नेट चार्ज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। तो ये कितना हो गया जी, 3 म्यू कूलम। इस टाइप से जो है हम लोग एडिटिव ऑफ चार्ज करते हैं, सॉल्व, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि हो गया ये, ठीक है। तो एडिटिव ऑफ यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसका डिफाइन कर लेते हैं, क्या है जी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि एक तरह से जोड़ना है, ठीक है। तो इसका डिफाइन होता है द टोटल चार्ज, यानी कि जितना भी चार्जेस रहेगा, ठीक है, द टोटल चार्जेस ऑन ए बॉडी इज कैलकुलेटेड, जैसे अभी हम लोग कैलकुलेटेड किए थे ना दोस्तों, कैलकुलेटेड बाय सिंपली, एकदम नॉर्मली, एकदम सिंपल वे में, सिंपली, ठीक है ना। क्या किए थे हम लोग, कैसे कैसे ऐड किए थे, अल्जेब्रिक वे में ना किए थे, तो लिखिएगा सिंपली एडिंग algebraically ऑल द चार्ज, यानी कि ऑल द जो चार्ज है क्या हो गया था, कहां पर था, प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ठीक है। इसका मतलब समझ गए ना कि जितना भी चार्जेस था, जितना भी हमारा चार्जेस अप्लाई किए थे एक न्यूट्रल बॉडी में, तो हमारा जो है उसको क्या किए थे, इसको कैलकुलेटेड किए थे ना दोस्तों, तो वो क्या हो गया था, ऐड हो गया था ना। आ रहा समझ में, सिंपली एडिंग करना है, ठीक है, अल्जेब्रिकली वे में, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज को बांटना, ठीक है, आदान प्रदान करना एक दूसरे से, यानी कि दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक दूसरे से जो है वो क्या होगा, चार्ज इधर उधर होगा, ठीक है, उसी को कहते हैं कंजर्व। तो चलिए देखते हैं क्या है, चार्ज इज कंजर्व ना, चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, ओके जी। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो ठो बना लेंगे, क्या, कोई भी चार्ज बॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए चार्ज जो रहता है कंजर्व्ड कब होता है, चार्ज कंजर्व्ड कब रहता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब उसके आसपास जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में रहेगा तो, ठीक है। ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम,
ये सिर्फ कहां पर होता है दोस्तों? ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। जैसे ये मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर दो चार्ज बॉडी है, ठीक है। आगे समझ में, एक चार्ज किया हुआ है 5 म्यू कूलम और दूसरा किया हुआ है 4 म्यू कूलम। आ रहा समझ में? तो ये जो है एक दूसरे से क्या करेगा, इधर साइड से रिपेल करेगा, ठीक है, और ये जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। आ रहा है ना समझ में दोस्तों? अब देखना ये है कि अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक, मान लीजिए 1 म्यू कूलम जो है इससे निकल करके इसमें चला गया, ठीक है, क्या हो गया जी? ट्रांसफर हो गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग जो है इस चार्ज इज कंजर्व्ड पढ़ रहे हैं, यानी कि चार्ज को आदान प्रदान करना, इसका मतलब ही होता है कि आदान प्रदान करना, ठीक है। ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में ही होता है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में ना? और इधर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इससे आइसोलेटेड सिस्टम का जो बाउंड्री है, ठीक है, जो बाउंड्री है इधर से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा दोस्तों। और ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आ गया ना समझ में दोस्तों? अब देखिए बात यह है कि इससे हम एक म्यू कूलम इसमें ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें आप जानते हैं ना कि घट जाएगा, 4 म्यू कूलम होगा। अब यहाँ पर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इससे इसमें चला गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 म्यू कूलम, ठीक है। तो जाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नेट चार्ज जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट चार्ज हरदम सेम रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। ये लोग का जो नेट चार्ज है, यानी कि 5 + 4 9 म्यू कूलम, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। चाहे यहां से निकल के इसमें आ जाए, चाहे यहां से निकल के इसमें आ जाए, दोनों को ऐड करेंगे तो उसका चार्ज जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें से चार्ज निकला, ठीक है ना, इसमें से चार्ज निकला, यानी कि ये घट गया ना दोस्तों। ये मान लीजिए 1 म्यू कूलम इसमें से निकला, लेकिन इसमें क्या हुआ कि बढ़ा नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि इससे निकला तो इसमें चला गया। मान लीजिए इसमें से निकल गया है, यानी कि ये 4 हो गया, लेकिन ये कांस्टेंट ही है मान लीजिए। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? कि इससे निकला और इसमें बढ़ा नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि चार्ज जो है कभी भी क्रिएट नहीं होता है और न ही डिस्ट्रॉयड होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन में 10th क्लास में पढ़े हैं ना दोस्तों। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, ये चीज पढ़े ना। तो अब क्या बात आता है, तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे से, और उसका नेट चार्ज जो है वो दोनों का सेम ही रहेगा। यहां तक आ गया ना समझ में? तो अब क्या करना है, नेट चार्ज हरदम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम में ही रहेगा, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज हरदम हर समय कंजर्व होता है, ठीक है। आगे समझ में? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। चलिए जी, देखिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को। इसमें क्या है ना कि चार्ज को जो है क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है, ठीक है, कहीं पर ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए चार्ज यहां पर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। देखिए चार्ज को कहीं पर ले जाया जाता है, तो चार्ज कैसे मूव होगा, इस तरह से मूव होगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो चार्ज का, यानी कि चार्ज मतलब चार्ज का कितना होता है, कितना वैल्यू होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? ये निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। आगे ना समझ में? जहां पर प्रोटॉन का बात किया जाएगा, पॉजिटिव का बात किया जाएगा, वहां पर हम +1.6 × 10⁻⁹ लिखेंगे, और जहां पर
क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन का बात किया जाएगा, वहां पर नेगेटिव लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 1, ये तो 0 है, बेस है ना, यहाँ पर चार्ज आया तो 1.6 हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पर आया तो 1.6 और 1.6 को ऐड करिएगा तो 3.2 आएगा ना, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19। देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, आ रहा है समझ में? तो बस आपको जो है ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है। ठीक है, 3.2 में फिर 1.6 ऐड करेंगे तो जितना भी होगा 4.8 होगा, लिख दीजिएगा आगे समझ में। फिर इसमें भी ऐड करिएगा तो जितना होगा लिख दीजिएगा बस, इंटू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -19 कूलम। आगे समझ में दोस्तों? चलिए, ये चीज तो अभी कुछ नहीं है, ये तो एक तरह से समझाने का था। अब बात आता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ना। तो देखिए, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं ना दोस्तों? अरे सर में मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या चीज से बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर उठा लिए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स को उठाए और इसके अंदर जो है क्या है? एटम है ना, बहुत सारा है कि नहीं दोस्तों? और एटम जो है वो क्या चीज से बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां तक तो समझ में आया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बता चुके थे। इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चीज को दोस्तों ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। ठीक है, अभी हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल बनाएंगे ना आगे, तो इसमें बहुत यूज आएगा ये चीज। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब यहां पर क्या करना है? अब हम लोग न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है ये न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, आ रहा समझ में क्या हम बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन, जैसे कि देखिए इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है ना, ये एटम जो है वो 3 चीज से बना हुआ होता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो कि न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं। ठीक है ना, कुछ नहीं। आगे समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखिए, इस एटम में जो है इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो है, जो कि आप लोग जान गए हैं कि अगर एक चार्ज रहता है तो इतना वैल्यू होगा प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है इतना होगा। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन का जो है आप लोग जान गए ना कि 0 होगा। ठीक है, उसका जो है नेट चार्ज क्या हो जाएगा जी? 0। आगे समझ में? तो अब ये देखना है कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जो है जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रहता है 4 ठो। ठीक है, तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसके अंदर 4 ठो प्रोटॉन भी होगा। ओके दोस्तों, आ रहा है समझ में? तो जितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उतना प्रोटॉन इसके अंदर। ठीक है, दोनों का जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होता है। ठीक है, आगे समझ में दोस्तों यहां तक? अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जो चार्ज को जो है हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो प्रोटॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का रहेगा तो मान लीजिए यहाँ पर -3e, ठीक है, यहाँ पर -2e, फिर इसके बाद यहाँ पर -e, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, फिर प्लस। अब यहाँ पर ये प्लस जो है ये किसका है? प्रोटॉन का है। ठीक है ना, ये माइनस का जो केस था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन का था, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन में आप लोग जानते हैं ना कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर +2
एलिमेंट प्लस 3 एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है चार्ज को दर्शाता है, चार्ज को दिखाता है। ठीक है, तो चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू एन ई। एन ई समझ में आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। एक तरह से क्या है, 3 क्या है, एक तरह से क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना। 2 भी है, और यहाँ 1 क्या दिखा रहा है कि भाई प्रोटॉन है। 2 क्या है, प्रोटॉन है। आ रहा है ना समझ में, ये चीज को समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत सारा हो सकता है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इनटू एलिमेंट। ठीक है, आगे समझ में जी। चलिए जी, इसी के जैसा लग रहा है ना, देखिए तो इसी के जैसा लग रहा है। तो मान लीजिए अगर इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, एक एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू 2E। ठीक है, ये N हो जाएगा और ये E हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया ना। तो मिनिमम पॉसिबल चार्जेस इसमें कितना हो जाएगा, इसमें मिनिमम पॉसिबल चार्जेस जो है वो प्लस E होगा और माइनस E होगा। ठीक है, आ रहा ना समझ में। मिनिमम पॉसिबल चार्जेस इज इक्वल टू प्लस E और माइनस E। ठीक है ना, मिनिमम सबसे कम रहेगा, जीरो तो नहीं रहेगा। अगर जीरो हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं ना कि वो न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जीरो मतलब न्यूट्रल ना। तो हमको तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात किया जा रहा है, तो कम से कम प्लस E तो लिखना ही ना पड़ेगा, माइनस E लिखना ना पड़ेगा। आ रहा समझ में, तभी ना हम कम से कम कहेंगे या। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। हो गया दोस्तों यहाँ तक, आ गया ना समझ में। मिनिमम पॉसिबल चार्जेस जो है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो जो आज के समय में रियल लाइफ में यूज किया जाता है, वो प्लस एलिमेंट चार्ज और नेगेटिव एलिमेंट चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज पता है ना, एलिमेंट्री चार्ज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। एक और चीज है जो कि इससे भी कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स का नाम सुना है ना। क्वार्क्स जो है इससे भी कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज देख रहे हैं ना आप, तो वहां पर क्वार्क्स में भी 2 तरह के जो है चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक तो अप होते हैं और एक डाउन। ठीक है, तो जो अप होंगे वो +2/3 एलिमेंट्री चार्ज होंगे, +2/3। आगे समझ में, यानी कि 1 से भी कम, 1 से भी कम, यानी कि ये 1 है ना, उससे भी कम। और एक होते हैं डाउन, जो कि वो हो जाते हैं -1/3 एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि 2/3 से भी कम। ठीक है ना, आगे समझ में दोस्तों। क्वार्क्स भी होता है सबसे छोटा, लेकिन उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे यूज का नहीं है। क्वार्क्स का चलिए लिख देते हैं। क्वार्क्स का जो है अप होता है और एक डाउन होता है, जो कि इसका यूज नहीं है दोस्तों, एक तरह से नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव। तो इसमें 2/3 एलिमेंट्री चार्ज और इसमें नेगेटिव 1/3 एलिमेंट्री चार्ज। ओके, ये एक तरह से नॉलेज के लिए था। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चलिए जी, अब आगे क्या है हमारा, आगे जो है वो कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, तो इसका क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन हो गया था क्या, नहीं हुआ था, लिख देते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका डिफाइन कर लीजिएगा, इट स्टेट दैट चार्ज ऑन ए बॉडी is an integral multiple of a charge on an electron। ठीक है,
देखिए यहाँ पर इसको आप कैसे बोलिएगा कि जो भी चार्ज है बॉडी पर, ठीक है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए चार्ज होगा, ठीक है, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे इंटीग्रल मल्टीपल समझ में आया समझ में, मतलब कि ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1/3 इंटू ई से, वही है, यानी कि यहाँ पर 2 3 4 5 6 जो है वो मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में, इस स्टेप से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसको Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई कहते हैं, ठीक है, वही चीज है जो इंटीग्रल्स मल्टीपल है, यानी कि n की जगह पर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ, ओके। देखिए कूलम्ब्स लॉ जो है वो क्या करता है ना कि वेरीफाई करता है, ठीक है, किसको, न्यूटन लॉ को, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेरीफाई करने में काम आता है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले क्या है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो चलिए इसको क्यों पढ़ते हैं अब ये जानेंगे हम लोग। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, एक तरह से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना दिया, ठीक है, बना दिया ना। तो सबसे पहले मान के चलिए कि जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े थे ना दोस्तों कि ये मान लीजिए पॉजिटिव है, यानी कि प्रोटॉन है, ठीक है, और ये जो है निगेटिव है, नहीं ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, प्रोटॉन है, ओके। तो ये आप जानते हैं कि ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को जो है क्या करेगा, दूर भागेगा, एक दूसरे से भागेगा ना दूर, क्योंकि ये लाइक टर्म है ना, इसीलिए लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज। और दूसरा जो है वो निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो इसमें भी आप जानते हैं कि ये लाइक चार्ज है, तो ये भी रिपेल करेगा, रिपेल, ओके। तो क्या है, चलिए जी, ये भी जो है रिपेल कर लिया। और एक और चीज बनाया है, वो जो है क्या है जी, एक पॉजिटिव है और दूसरा जो है निगेटिव है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए प्रोटॉन है, सॉरी, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है ना, अनलाइक चार्ज है, सॉरी अनलाइक टर्म बार बार बोल दे रहे हैं, मैथ का आदत ना हो गया इसीलिए। तो ये जो है अनलाइक चार्ज है, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना जी। तो देखिए यहां पर ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है ना, यानी कि फोर्स लग रहा है ना। तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है आपको पता है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसमें भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा है, लेकिन ये जो है एक दूसरे से दूर भाग रहा है, फोर्स है ना, इसमें भी फोर्स है, इसमें भी फोर्स है, ओके, है ना जी, फोर्स, इसमें भी फोर्स, फोर्स। चलिए जी, हो गया, सब में इधर फोर्स लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है दोस्तों, ठीक है। फोर्स जो है वो क्या होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग जानते होंगे। चलिए अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं बात, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये फोर्स फोर्स बहुत सारा है, तो इसको मान लीजिए फोर्स 1 फोर्स 2 और यहाँ पर फोर्स 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जो फोर्स यहाँ होगा वो फोर्स भी यहाँ ही लगेगा, जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा बात को, जो फोर्स इसमें लग रहा है उतना ही फोर्स इसमें भी लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए इसमें 5 न्यूटन लगता है फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स लगा, तो इसमें भी 5 न्यूटन फोर्स लगेगा। इसमें अगर मान लीजिए 3 न्यूटन लगता है फोर्स, तो इसमें भी 3 न्यूटन फोर्स लगेगा दोस्तों, ठीक है। दोनों का फोर्स जो है हरदम बराबर होता है, चाहे वो रिपेल करे चाहे वो अट्रैक्ट करे। आ रहा है समझ में, यहां तक आ गया ना। तो इस रूल से, यानी कि कूलम लॉ का जो रूल है,
इससे हम क्या सीखते हैं, इस रूल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना, इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इस रूल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है इस कूलम लॉ से, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कूलम्स लॉ ये बताता है कि जो भी फोर्स अप्लाइड होगा, चार्ज्ड बॉडी पर फोर्स कोई भी अप्लाइड होगा, ठीक है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा पहले चार्ज बॉडी से, ठीक है। आ रहा है समझ में? पहले चार्ज बॉडी से क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब यहां पर इसको कैसे लिखते हैं, फोर्स लिखें प्रोपोर्शनल टू, ये इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है, पहले चार्ज बॉडी से, पहला चार्ज है ना, आगे समझ में। और ऐसा ही जो है, जो पहला बॉडी से होगा तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा क्या चीज से, दूसरे चार्ज से भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। आ रहा है समझ में दोस्तों? क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना आपको कि इसका जो फोर्स लग रहा है ये दोनों का क्या हो रहा है, बराबर है, ये दोनों का फोर्स क्या है जी, बराबर है। इसलिए यानी कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है पहला वाला चार्ज से, और दूसरा वाला भी चार्ज से होगा, ठीक है, दूसरा वाला भी चार्ज से प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये दोनों का जो फोर्स है वो बराबर होता है। ओके दोस्तों, आगे ना समझ में, जब ये दोनों जब प्रोपोर्शनल हो रहा है तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स जो है यहां पर प्रोपोर्शनल हो रहा है दोनों चार्ज बॉडी से, पहला वाला चार्ज बॉडी से भी और दूसरा वाला चार्ज बॉडी से भी हो रहा है। आगे समझ में दोस्तों? अब यहां पर इसके बीच का जो आर का जो डिस्टेंस है ये फोर्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप फिर से डबल मान लीजिए अगर कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 गुना कर दिए इसके बीच का डिस्टेंस, तो इसका पावर जो नीचे है जो इनवर्सली हो जाएगा, यानी कि 1/r², यानी कि फोर्स का जो है ना ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या चीज में, 1/r², ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो इसके पावर में भी जो है नीचे 2 गुना हो जाएगा, यानी कि r² है तो r⁴ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आ रहा सर में? तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, 1/r² से, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये सब चीज बेसिक चीज था, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा यहां तक आ चुका था ना, तो अब क्या करेंगे कि इसको भी इंक्लूड कर देंगे। फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 से, और उसके साथ डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस के तौर पे यहां पर क्या है, r², ठीक है। यहां तक आ गया ना समझ में? अब क्या करना हम लोग को, तो जो Q1 और Q2 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा इसमें, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, बहुत इजी है, देखिए ना ध्यान से, बहुत इजी है। यहां तक आ गया ना समझ में कैसे कैसे किए, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r² यहाँ पर बाई में चला जाएगा, ठीक है, इनवर्सली। तो यहां तक आ गया समझ में, ये फोर्स का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, r²। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब चलिए इसको जल्दी से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, यहां पर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया जाए जैसे इसको जो है हमको हटाना है, ठीक है, इसको जो है हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा सब्स्टिट्यूट, हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फोर्स का वैल्यू चाहिए।
तो आप इसको जैसे ही सब्स्टिट्यूट करिएगा तो फोर्स इज इक्वल टू, इसमें जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो इसमें कूलम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। कूलम जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, कूलम लग जाएगा इसके साथ, और जो भी चीज लिखा हुआ है उसको रख दीजिए। इस चीज को याद रखिएगा, जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कूलम इसमें लग जाएगा, और कूलम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और कूलम का जो है वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं, ठीक है, 8.98 इंटू 10⁹, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, ये वैल्यू है आपका। यानी कि आप इसको 9 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके बगल में कुछ हमने तो लिखा नहीं यहाँ पर, तो अभी धैर्य रखेंगे। देखिए यहां तक वैल्यू तो निकल गया ना, यानी कि इसका वैल्यू जो है इतना होता है। तो दोनों तरफ जो है हमको क्या करना है कि ऐसा यूनिट आना चाहिए सेम, जैसे आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन होता है ना, तो आपको इसके बराबर भी इधर न्यूटन लाना है, ठीक है। तो क्या इसमें न्यूटन आ पाएगा, नहीं ना आ पाएगा, क्योंकि इससे कोई भी कहीं भी मेल नहीं खा रहा है। इसमें कूलम है, इसमें भी चार्ज का जो वैल्यू आ जाएगा वो भी कूलम आ जाएगा। तो हम कैसे यहां पर न्यूटन के बराबर लाएंगे, ठीक है, हम कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे लाएंगे। देखिए हमें जो है यहां पर दोनों तरफ क्या चाहिए, न्यूटन। हमको अपने से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से हम लोग समझ रहे हैं फॉर्मूला को, ठीक है ना दोस्तों, यही समझिएगा आप। तो देखिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, फोर्स लिखा हुआ ना, फोर्स इज इक्वल टू सी इंटू Q1 और Q2 लिखा हुआ था ना, और R² लिखा हुआ था, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग जो भी डिफाइन करेंगे, जो भी चार्ज का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, कूलम में आता है ना। आप लोग क्या जानते हैं कि कूलम में आता है, ठीक है। तो यहां पर भी एक कूलम हो गया जो कि C से डिनोट करते हैं, और यहां पर भी जो है एक कूलम हो गया। आ रहा समझ में, इस चीज को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस चीज का वैल्यू हमको पता है, और इसके बगल में क्या लिखना है ये चीज को जानना है, ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में। तो यहां पर भी C और यहां पर भी C, तो इसको जब आप मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो C² हो जाएगा ना, आ रहा समझ में, और नीचे R²। तो इस चीज को हमको यहां पर हटाना है, तो हम अब यहां पर अपने से न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि हमको दोनों तरफ न्यूटन में चाहिए, क्योंकि फोर्स जो है कभी भी जो आता है उसका आंसर वो न्यूटन में रहता है, उसका जो वैल्यू होता है फोर्स का, याद रखिएगा न्यूटन में ही आएगा उसका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए, तो C² तो ये हो गया, ये R²। तो आपको यहां पर अपने से वैसा चीज को रखना है जो कि काट सके, ठीक है, क्या कर सके, काट सके इस दोनों को। तो आपको यहां पर क्या रखना पड़ेगा, C² है तो यहां पर आपको C² रखना पड़ेगा, तभी ना हम काट सकते हैं, और यहां पर आपको R² रखना पड़ेगा, तभी ना हम इसको काट सकते हैं। R है समझ में, तो यानी कि R² एक तरह से क्या है, R² को नीचे रख सकते हैं और इसको ऊपर ले जा सकते हैं ना, नहीं आया समझ में। देखिए NC² R² लिखा हमने, ठीक है, और हमने क्या किया कि C⁻⁻², आ रहा समझ में, जो कि आप लोग जानते होंगे कि C का अगर माइनस जो भी रहे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कुछ भी, जो भी इसका पावर है, तो यानी कि इसको 1/C का पावर 2 लिख सकते हैं ना, C² लिख सकते हैं ना, 1/C², आ रहा समझ में, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, R का पावर, यानी कि ये तो R का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब इसे जैसे ही काटिएगा, इसे जैसे ही काटिएगा तो ये क्या बराबर आ जाएगा, न्यूटन के बराबर। आ रहा है समझ में दोस्तों, आ रहा है। तो हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको यहां पर न्यूटन लाना है, तो हमको कैसे भी करके बैलेंस करना ना पड़ेगा, हमको जो है बैलेंस करना पड़ेगा,
उस टाइप से। तो आप देखिएगा, हम लोग अभी आगे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो क्या देखेंगे उसमें कि इसी टाइप से जो है कूलम का पावर -2 रहता है, ठीक है ना, आगे समझ में। और जो आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस को हम जो है मीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गया समझ में। तो अब हम जो है आर की जगह पर मीटर भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कोई ऐसा हार्ड नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मीटर रख दिए और यहाँ पर मीटर स्क्वायर रख दिया, ओके। जो कि इसको फिर से काटिएगा तो पूरा कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, न्यूटन। ये एक तरह से समझने के लिए था। तो यहाँ पर जो मेन वैल्यू है वो कौन सा है, ये है ना, ये है मेन वैल्यू, क्योंकि ये जो है किससे आया था, इससे आया था ना, आगे समझ में। ये यहां से निकला इसमें, जो कि लिख दिया ना। तो बैलेंस करने के लिए हमने जो है आर स्क्वायर बाई सी का पावर स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर किया था, ठीक है, आगे समझ में। तो जो वैल्यू है 8.98 यानी कि 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इसके बगल में क्या लिखाएगा, आर स्क्वायर, यानी कि आर की जगह पर क्या लिखना है आपको, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सी की जगह पर यानी कि यहां पर ये क्या लिखाएगा, 10⁻²। आगे समझ में दोस्तों, आगे ना आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। फिर इसको फिर से बैलेंस करिएगा तो क्या आ जाएगा, न्यूटन में आएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा जरूर आएगा, ठीक है। इसका जब भी आप फोर्स निकालिएगा तो न्यूटन में आएगा, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ और फिर इसके बाद मीटर स्क्वायर, ओके। c⁻² × मीटर स्क्वायर, तो यानी कि c⁻² जो है वो किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ लिख सकते हो उसको। आगे सर में यहाँ तक कोई दिक्कत है। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखवा देते हैं। और जैसे कि एक और चीज देखिएगा ध्यान से, फोर्स का जो है वैल्यू होता है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर, ओके। यानी कि फोर्स का जो वैल्यू हो गया आपका सेम हो गया, ठीक है। और फोर्स का वैल्यू जो होता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए फोर्स का वैल्यू, अगर आप मेरा एक्सरसाइजेस वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को निकालना है तो स्पेस में का बात करें तो 1/4 पाई E0 कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग Q1 और Q2 लिखते थे ना, और बाई आर स्क्वायर लिखते थे, याद है, ठीक है। यहां पर आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आगे समझ में। क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम लोग फिजिक्स में मीटर में ही नापते हैं, ओके। तो देखिए हमने यहाँ पर 1/4 पाई E0 क्यों लिखा, इस चीज को याद रखिए। देखिए यहाँ पर ये चीज याद आ रहा है, यानी कि हम जो है C के जगह पर यानी कि कूलम के जगह पर हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। और Q1 × Q2 जो नॉर्मली लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि C के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 पाई E0, ओके दोस्तों। यहां तक आ गया समझ में, बहुत ही इजी था, एक तरह से सब चीज समझ लीजिए, बेसिक चीज है, ओके। अब यहाँ पर जैसे E0 का वैल्यू भी याद कर लीजिए, ओके। तो E0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और यहाँ पर न्यूटन इनवर्स मीटर कूलम का पावर 2, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, E0 का वैल्यू होता है। यहां तक आ गया ना समझ में दोस्तों, आ गया ना, इजी था, आ गया। और इसका वैल्यू क्या होता है जी, ठीक है, इसका वैल्यू तो हो गया, जो कि हम लोग को इसी का ना वैल्यू बैठाना है, हरदम इसी का वैल्यू बैठाना है, सबसे ज्यादा जो यूज करना है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी क्वेश्चन हम लोग को बोला जाएगा फोर्स निकालने के लिए तो हम क्या बैठाएंगे, इसी का ना वैल्यू। तो इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई E0, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही काम आने वाला है। तो 9 × 10⁹ यानी कि जो हम निकाले थे वही चीज है, ठीक है, ओके। आगे समझ में दोस्तों, आ गया ना, बहुत इजी था। चलिए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिए।